Hello everyone, I am Jyoti and I welcome you all on India's best e-learning platform, Unacademy. And today we are at this channel for class 6. तो आई होप आप सभी को ये बात पता हो कि हमने क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए एक सेपरेट चैनल स्टार्ट कर दिया है और हमारे जितने भी वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल ट्रेन्ड टीचर्स हैं वो अपनी अपनी सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी दे रहे हैं। आई एम योर एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। और जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लासेस को देखा होगा क्लास 6 के लिए, उनको पता होगा कि हमने जो चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर दिया है वो है प्रोनाउंस। लेकिन पिछली क्लास में हम प्रोनाउंस को फिनिश नहीं कर पाए थे, इसलिए आज की क्लास में भी मैं प्रोनाउंस से ही शुरू करने जा रही हूँ, उसी को कंटिन्यू करने जा रही हूँ, राइट। पर इससे पहले मैं आपको खुद के बारे में कुछ बता दूं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम ज्योति है और मैंने अपनी मास्टर्स इंग्लिश में की है। मेरी स्पेशलाइजेशन लिंग्विस्टिक्स थी। I have over 10 years of experience in teaching and I have taught more than 5,000 students of engineering and MBA। और साथ ही साथ मैंने उन स्टूडेंट्स को भी की भी ट्रेनिंग कराई है जिन्होंने आईएल्स या टोफल के लिए प्रिपेयर किया। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईएल्स और टोफल का टेस्ट दिया है। सो आप सोच रहे होंगे आईएल्स और टोफल क्या है, तो बच्चों अभी आप बहुत छोटे हो। जिन बच्चों को हायर स्टडीज के लिए या फिर पीआर के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाना होता है, उनको एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना होता है और वो है आईएल्स। यूएस में जो सबसे ज्यादा कॉमन टेस्ट है, जो कॉमनली सारे यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करते हैं, वो है टोफल। तो आईएल्स एंड टोफल के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वेल प्लेस्ड हैं और कुछ को पीआर भी मिल गई है, राइट। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से, जो कि है प्रोनाउंस। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। सो आई होप आपको याद हो, हमने प्रोनाउंस के यूज के बारे में पढ़ा था और प्रोनाउंस के काइंड्स में हमने पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं प्रोनाउंस में वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन में हम देखेंगे यूजेस हु, हूम, हुज, व्हिच का, राइट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम एक इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, राइट। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो जनरली हम ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं, उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे हम दिस का यूज करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, दैट का यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं और दोज का यूज करते हैं। अब मैं इन वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है और इनका यूज हम कैसे करते हैं ये आपको बता दूं। तो बच्चों, अगर हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस या फिर दैट का। और अगर हम प्लूरल ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे दीज या फिर दोज का। अब एक और डिफरेंस है जो आपको याद रखनी चाहिए और वो ये कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि वो ऑब्जेक्ट आपसे कितने नजदीक है, यानी कि आपके पास में है या फिर आपसे दूर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में हो, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आप यूज करोगे दिस या फिर दीज का। दिस का यूज आप कब करेंगे? सिंगुलर नाउन्स के लिए और या सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, और दीज का यूज आप करेंगे प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए, करेक्ट। अब हम यूज करेंगे दैट या फिर दोज का। तो दैट का यूज हम करेंगे सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए जो आपके पास हैं, सॉरी जो आपके दूर हैं, और दोज का भी यूज करेंगे हम दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए जो कि प्लूरल है। तो इस तरह से जो 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं जिनको आपको याद रखना है वो है दिस, दैट, दीज एंड दोज, राइट। चलो अब इसको फटाफट कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है जिसको आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको समझा भी रही हूँ बोलकर। दिस इज माई बुक, दैट इज अ पाइन ट्री, दोज आर एप्पल ट्रीज एंड दीज आर माई बुक्स। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने बोला दिस इज माई बुक, दैट इज अ पाइन ट्री। सो इसका मतलब है मेरी किताब। अब जो किताब मैंने अपने पास में रखी है, मैं उसको पॉइंट आउट करके अगर बोल रही हूँ तो मैं बोलूंगी दिस इज माई बुक। अगर मैंने बोला दैट इज अ पाइन ट्री, इसका मतलब वो पाइन ट्री मेरे से थोड़े दूरी पे है ना, थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो मैं उसके लिए बोलूंगी दैट इज अ पाइन ट्री। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हमने दोनों सेंटेंसेस में यूज किया, बुक एंड पाइन ट्री, ये दोनों ही क्या है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स है, राइट। तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया, हम यूज करेंगे दिस या फिर दैट का। अब
चलो हम देखते हैं यूज दीज और दोज का। मैंने लिखा है दोज आर एप्पल ट्रीज, दीज आर माई बुक्स, राइट। अब यहाँ पे हमने प्लूरल ऑब्जेक्ट की बात की है, एप्पल ट्रीज यानी कि एक से ज्यादा ट्रीज, माई बुक्स यानी कि एक से ज्यादा किताबें। तो इन दोनों के लिए हमने जिन प्रोनाउंस का यूज किया है वो है दोज एंड दीज। अब इनका यूज कैसे कर रहे हैं, दीज हम करेंगे नजदीक रखी किताबों के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे मैंने इसमें किताबों का यूज किया है तो बुक्स में बोल रही हूँ, तो यानी कि वो बुक्स जो है वो मेरे पास में रखी हुई है। और मैं बोली हूँ दोज आर एप्पल ट्रीज, तो वो एप्पल ट्रीज जो है वो थोड़े से डिस्टेंस पे है, मेरे से थोड़े दूर पे है, तो इसलिए मैंने वहां पे क्या यूज किया, दोज का यूज किया। तो इस तरह से 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दोज एंड दीज। आई होप आप इनका यूज सीख गए होंगे और कभी नहीं भूलेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है वो ये कि आपको दूर और नजदीक दोनों ही तरह की चीजों को पॉइंट आउट करने वाले जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं उनका यूज करना होता है सेंटेंस में सिंगुलर या फिर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। सो वो है दिस, देन दैट, दीज एंड दोज, राइट। चलो अब हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि सेम वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया दिस एंड दैट, दीज एंड दोज, ये चारों कभी कभी किसी सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, राइट। तो चलो इसको मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ कैसे। जब किसी सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज नाउन के जस्ट पहले आया हो और ये वर्ड्स उस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो तो हम उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं बोलेंगे बल्कि उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर मैं बोलूं दिस बुक इज माइन और दूसरा सेंटेंस है दिस इज माई बुक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले सेंटेंस में दिस का यूज बुक से जस्ट पहले हुआ है, तो यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव आप सभी जानते हैं, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, राइट, या फिर उसके बारे में कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे दिस इज माई बुक में तो ये प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन दिस बुक इज माइन में ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये बुक के पहले आने से इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि दिस, दैट एंड दीज एंड दोज, इन चारों का यूज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, राइट। चलिए अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आपने कुछ वर्ड जैसे हु, उज, हुम, ये सब तो सुना होगा, राइट। इन सब वर्ड्स को बच्चों कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस इन्हें क्यों कहते हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है। So students, generally if we have to define the relative pronouns, we can say that the relative pronouns relates or refers to some noun or pronoun which has gone before, right? A noun or pronoun which a relative pronoun refers to are called as antecedent. तो एक बात तो आपको पता चल गई कि relative pronoun का जब हम यूज करते हैं तो उसका एक antecedent होगा जो कि पहले आ चुका होगा। अब antecedent का क्या मतलब होता है, तो antecedent होते हैं वैसे नाउन या फिर प्रोनाउन जिनके लिए कोई प्रोनाउन यूज किया गया हो, राइट। तो जनरली हम प्रोनाउन का यूज नाउन के लिए करते हैं। उन नाउन के लिए जो भी प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं वो प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर कर रहा है, या तो हम ये कहें वो नाउन आप क्या कहोगे, एंटीसीडेंट टू द प्रोनाउन, यानी कि उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन होगा, वो नाउन होगा। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या यूज होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जब हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं किसी नाउन के लिए करते हैं और वो नाउन उसके बारे में जो कुछ बातें हम बता रहे हैं उन बातों को रिलेट करता है उस नाउन से। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। प्लीज वेलकम सैम हु इज गोइंग टू गिव द वेलकम स्पीच। ये एक सेंटेंस है जिसमें मैं बोल रही हूँ प्लीज वेलकम सैम हु इज गोइंग टू गिव द वेलकम स्पीच। अब यहाँ पे आप देखो मैंने एक नाउन का यूज किया, वो है सैम, राइट। अब सैम के लिए उसके बाद मैंने सेंटेंस में लिखा है हु, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है इज गोइंग टू गिव द वेलकम स्पीच, राइट। तो आपको सैम को वेलकम करना है और सैम क्या करेगा, सैम वेलकम स्पीच देगा। तो मैंने यहाँ पे सैम से रिलेटेड कुछ और बात बताई और वो बात क्या थी, वो ये बात थी कि वो वेलकम स्पीच देगा, राइट। तो इसलिए हमने सैम और उससे रिलेटेड जो बात थी, है ना, इन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए यूज किया प्रोनाउन हु का।
और हु किसको रेफर कर रहा है, सैम को। तो यहाँ पे सैम क्या है, हु का एंटीसीडेंट है, राइट। तो हमने इसलिए यहाँ पे हु का यूज किया जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वी हेल्प सम पीपल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन। यहाँ पे हमने पीपल का यूज किया और कार का यूज किया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है, यानी कि वो किनकी कार, उन लोगों की कार। तो हुज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, एक आप इसको पॉजेसिव फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये बताने से पहले इस सेंटेंस को देख लो, हुज कार यानी कि उन लोगों की कार। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार और पीपल को आपस में रिलेट करने वाला जो वर्ड है वो है हुज, राइट। तो इसलिए हुज भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। फाइन। सो आपको रिलेटिव प्रोनाउंस को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब मैंने आपको सबसे पहले बताया हु के यूज के बारे में, यानी कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु को हमने यूज किया था सेंटेंस में, तो हु को हम यूज किन के लिए करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप बच्चों जब सेंटेंस बनाओगे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके, तो हु का यूज हम करते हैं पीपल के लिए, पर्सन्स के लिए, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स में हम हु का यूज करते हैं, राइट। तो अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलती हूँ, आई मेट अ मैन हु ओन्स अ रेस्टोरेंट। आई मेट अ मैन हु ओन्स अ रेस्टोरेंट, यानी कि रेस्टोरेंट जो है वो कौन ओन करता है, एक आदमी। और उस एक आदमी के लिए मैंने क्या यूज किया, रिलेटिव प्रोनाउन हु। दीज आर द बॉयज हु वर्क हार्ड, दीज आर द बॉयज हु वर्क हार्ड। अब यहाँ पर मैंने बॉयज के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, हु। तो आप हमेशा याद रखना, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के लिए कर सकते हैं, और वो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स होंगे पर्सन्स या पीपल, है ना। तो पीपल रिलेटेड जितने भी नाउन हैं, या जो वैसे नाउन जो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, उनके लिए हम जिस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे वो है हु, राइट। ये तो बात आपको समझ में आ गई। चलो, अब हम देखते हैं हु के डिफरेंट फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे एक नाउन किसी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में यूज हो सकता है, एक्यूजेटिव केस में यूज हो सकता है, पॉजिटिव केस में यूज हो सकता है, उसी तरह से एक प्रोनाउन भी इन तीनों डिफरेंट केसेस में यूज हो सकता है किसी सेंटेंस में। तो अगर मैं हु के डिफरेंट फॉर्म की बात करूं, तो किसी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट की तरह यूज करें इस रिलेटिव प्रोनाउन को, तो वो हु रहेगा, है ना। तो नॉमिनेटिव केस का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हु। और अगर मैं इसको एक्यूजेटिव केस में यूज कर रही हूँ, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रही हूँ, तो इसको हम बोलेंगे हुम, यानी कि इसके लिए यूज करते हैं हुम। और अगर हम पॉजेसिव केस में किसी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करें, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हुज। तो आपको ध्यान रहेगी ये बात, हु, हुम एंड हुज, राइट। एंड इन तीनों का अलग अलग फॉर्म है। तो हु किस फॉर्म में है, नॉमिनेटिव केस, एंड हुम एक्यूजेटिव केस, एंड हुज पॉजेसिव केस। तो इस तरह से ये हु के 3 डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि हम इन तीनों का यूज कहाँ करेंगे। तो पहले मैंने आपको हुम का यूज बता दिया, ऑलरेडी बता दिया, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ लिए कि हु का यूज हम किसके लिए करेंगे, पीपल के लिए, है ना, पर्सन के लिए। अब आते हैं हुम का यूज। हुम का यूज हम कैसे करते हैं, एक्यूजेटिव केस में, यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और हुम का यूज भी हम करेंगे पर्सन्स के लिए, राइट। चलो, अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जॉर्ज इज अ पर्सन whom I admire very much. जॉर्ज इज अ पर्सन whom I admire very much. अब यहाँ पे मैंने लिखा जॉर्ज इज अ पर्सन, ठीक है, whom I admire very much। तो ये whom किसको रेफर कर रहा है, whom रेफर कर रहा है जॉर्ज को। और ये ऑब्जेक्ट केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, एक्यूजेटिव केस में, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा whom, राइट। What was the name of the person to whom you spoke on the phone? यहाँ पे हम किसी व्यक्ति के नाम की बात कर रहे हैं। तो किस व्यक्ति के नाम की बात कर रहे हैं, तो कोई एक व्यक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया whom का, राइट। अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव, ये टर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जा रहा है, इसका पता कैसे चल रहा है। यहाँ पे लिखा है आई एडमायर वेरी मच, यानी कि आई एडमायर जॉर्ज, राइट। अब जो एडमायर करने वाला व्यक्ति है वो कौन है, वो है आई, मतलब आई एडमायर समवन। तो मैं एडमायर कर रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट। एडमायर किसको किया जा रहा है, तो यहाँ पे एडमायर किया जा रहा है जॉर्ज को, राइट। इसलिए हमने उसके लिए whom का यूज किया, फाइन। क्योंकि अभी आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि एक्यूजेटिव केस में जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो whom होता है, राइट। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में भी आपने देखा होगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू whom यू स्पोक ऑन द फोन, यानी कि बात करने वाला व्यक्ति कौन है, यू, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और जिससे बात हुई,
राइट। तो जिससे बात हुई वो व्यक्ति कहाँ रहेगा, वो एक्यूजेटिव केस में रहेगा, इसलिए हमने लिखा टू whom you spoke on the phone, राइट। तो whom का यूज कैसे करते हैं, whom एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज हम पॉजिटिव केस में करते हैं, और इसका यूज किसके लिए करते हैं, इसका यूज हम पर्सन्स के लिए करते हैं। तो आई होप अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई। तो हमने हु का यूज देख लिया, हु का यूज भी पर्सन्स के लिए करेंगे और नॉमिनेटिव केस में करेंगे, हुम का यूज भी हम पर्सन्स के लिए करेंगे और एक्यूजेटिव केस में करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हुज का यूज। तो हुज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हुज का यूज हम करते हैं पॉजिटिव केस में। तो एक बार क्विकली यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं, पॉजिटिव केस किसके लिए यूज होता है, पॉजिटिव केस में कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो तो उससे किसी टाइप की ओनरशिप की या रिलेशनशिप की बात पता चलती है, अथॉरिटी की बात पता चलती है, राइट। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस जिसमें ओनरशिप को बताना हो, रिलेशनशिप को बताना हो या अथॉरिटी को बताना हो, तो उसमें आप पॉजिटिव केस वाले नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो वो रिलेटिव प्रोनाउन जो पॉजिटिव केस में किसी सेंटेंस में आ सकता है वो है हुज, राइट। अब चलो हुज का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि हुज का यूज हम ज्यादातर, है ना, यानी कि नॉर्मली हम इसको पर्सन्स के लिए करते हैं, पर कभी कभी हम थिंग्स के लिए भी यूज का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दो अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फर्स्ट है आई मेट अ मैन whose sister knows you। आई मेट अ मैन whose sisters knows you। यहाँ पे देखो मैं किसी आदमी से मिली जिसकी बहन, तो यानी कि मैन और सिस्टर के बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको बताने के लिए हमने जिस प्रोनाउन का यूज किया वो प्रोनाउन था whose। सो मैंने लिखा आई मेट अ मैन whose sister knows you, राइट। और whose sister, मैन सिस्टर। तो मैंने मैन के लिए, जो कि आपका, अब मैं पर्सन की बात करूँ, पीपल की बात करूँ, इसलिए हुज का यूज मैंने पर्सन के लिए किया, और यहाँ पे हुज का ही यूज इसलिए किया क्योंकि मैन और सिस्टर के बीच में रिलेशनशिप की बात हो रही है, राइट। अब सेकेंड सेंटेंस, द सन whose rays give life to earth is regarded by some people as a god। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा whose rays, किसकी रेज, तो सन की। तो सन को हम लिविंग थिंग में तो कंसिडर नहीं करते, दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग, पर यहाँ पर भी हमने whose का यूज किया है। तो आप याद रखना पॉजिटिव केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो है whose, और whose का यूज हम करते हैं ज्यादातर लोगों के लिए, बट कभी कभी पर्सन्स के लिए भी। फाइन। चलो अब मैंने आपको बताया पॉजिटिव फॉर्म में रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं, तो जिसके लिए मैंने whose का तो यूज बता दिया, और मैंने ये भी बोला कि नॉर्मली हम पर्सन्स के लिए whose का यूज करते हैं। तो अगर हमें थिंग्स के लिए यूज करना हो तो वो क्या है, मतलब वो वर्ड क्या है, तो बच्चों ज्यादातर हम ऑफ विच, आप देखो ऑफ विच दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ऑफ विच का यूज करके हम रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह इसको यूज करके पॉजिटिव केस में किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, दिस इज द मशीन द प्रॉपर्टीज ऑफ विच आई डिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे मशीन की बात करें तो मशीन क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है ना। मशीन में जान होती है, नहीं होती है, तो इसको हम थिंग्स कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला दिस इज द मशीन द प्रॉपर्टीज ऑफ विच, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज, उस मशीन की प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूं मैं। तो यानी कि प्रॉपर्टीज और मशीन उन दोनों का आपस में क्या है, आप कहोगे कि उनसे उसी की बात हो रही है, उसी से कनेक्टेड बात है, रिलेशनशिप है। तो उस मशीन की प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं दिस इज द मशीन whose प्रॉपर्टीज ना बोल के मैं बोलूंगी दिस इज द मशीन द प्रॉपर्टीज ऑफ विच आई डिस्क्राइब, यानी कि इस मशीन की प्रॉपर्टीज, है ना। आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि ऑफ विच का भी यूज करके हम पोजीशन की बात कर सकते हैं, ना, काइंड ऑफ ओनरशिप की बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। दिस इज द क्वेश्चन द सोल्यूशन ऑफ विच हैज बैफल्ड मी, यानी कि किसके सोल्यूशन, इस क्वेश्चन के, है ना। इस क्वेश्चन के लिए हमने रेफर किया ऑफ विच, किसके सोल्यूशन, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन, है ना। तो दैट्स व्हाई हमने लिखा दिस इज द क्वेश्चन द सोल्यूशन ऑफ विच हैज बैफल्ड मी। तो क्वेश्चन भी क्या है, क्वेश्चन भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर ऑफ विच, राइट। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पॉजिटिव केस में अगर यूज करना चाहते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन तो हम whose का यूज करते हैं, और ज्यादातर उसको पर्सन के लिए यूज करते हैं, और ऑफ विच का भी यूज करते हैं, और ऑफ विच का यूज हम करते हैं नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गई बात। चलो अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन विच की।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम हु का यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, उसी तरह से हम विच का यूज करते हैं थिंग्स के लिए। सो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, यानी कि जो भी ऐसी चीजें जो विदाउट लाइफ है या फिर एनिमल्स, हाँ एनिमल्स के लिए भी हम बात करते हैं विच की, राइट। सो विच का यूज हम करते हैं थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, और वो भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। तो चलो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। वॉट हैपन टू द मनी विच वॉज ऑन द टेबल। तो मनी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, थिंग की बात हो रही है, और इसके लिए हम क्या यूज करें, विच का यूज करें। हम इसके लिए हु का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हु का यूज हमने किसके लिए किया था, पर्सन्स के लिए, राइट। तो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज हम थिंग्स के लिए करेंगे या फिर एनिमल के लिए करेंगे। चलो सेकंड सेंटेंस देखते हैं। हैव यू फाउंड द कीज विच यू लॉस्ट। यहाँ पे कीज की बात हो रही है ना, चाबी, चाबी की बात हो रही है। तो हम चाबी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए भी हमने यूज किया है किसका, विच का। सो हमने लिखा है हैव यू फाउंड द कीज विच यू लॉस्ट, राइट। सो अब आपको समझ में आ गई होगी बात, विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, वो सिंगुलर या प्लूरल नाउन के लिए यूज हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ थिंग्स के लिए यूज होता है या एनिमल के लिए। अगर आपको पर्सन्स की बात करनी है, पीपल के लिए यूज करना है, तो पर्सन्स के लिए आप हु का यूज करेंगे, विच का यूज नहीं करेंगे, करेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं एक और रिलेटिव प्रोनाउन की, और वो है दैट। तो बच्चों दैट का यूज आप पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हो, राइट। हु का यूज हमने सिर्फ पर्सन के लिए किया, विच का यूज हमने थिंग्स के लिए किया, और दैट का यूज हम करेंगे पर्सन एंड थिंग्स दोनों के लिए। तो ये आपकी मर्जी, आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ। वेयर इज द चीज दैट वॉज इन द बॉक्स। वेयर इज द चीज दैट वॉज इन द बॉक्स। यहाँ पे चीज की बात हो रही है, एक थिंग की बात हो रही है, तो इसके लिए मैंने बोला दैट। अब मैं दूसरा सेंटेंस पढ़ती हूँ। द वुमन दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। द वुमन दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। यहाँ पे वुमन की बात हो रही है, यानी किसी पर्सन की बात हो रही है, फिर भी हमने दैट का यूज हुआ किया। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर पर्सन, which as a relative pronoun is used for things, and that as a relative pronoun can be used for both persons and things, correct। अगर हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन को, यानी कि एक्यूजेटिव फॉर्म में यूज करना है, तो हम यूज करेंगे whom का। और अगर हमें यूज करना है पॉजिटिव फॉर्म में, तो नॉर्मली हम पर्सन्स के लिए यूज करेंगे whose का, और थिंग्स के लिए यूज करेंगे ऑफ विच का। पर कभी कभी आप whose का यूज भी इन इस पॉजिटिव केस की तरह, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आप यूज कर सकते हो, किसके लिए, थिंग्स के लिए। डन। तो अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज आप कर लो। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे दो अलग अलग सेंटेंसेस है, और उन दो सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है। और कैसे कंबाइन करना है, तो आपको कंबाइन करना है रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके, राइट। अभी तक आपने जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस यूज किए हैं उनको बिल्कुल ध्यान रखना। तो मैं आपको एक बार रिवाइज भी कर देती हूँ यहाँ पे आपके लिए, जिससे कि आपको अभी एक्सरसाइज करने में हेल्प मिले। तो हमने कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस किया, हमने डिस्कस कर लिया हु को, विच को, दैट को। हु का यूज हम करेंगे किसके लिए, पर्सन्स के लिए, और हम विच का यूज करेंगे थिंग्स के लिए। दैट का यूज आप पर्सन्स या थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना है या एक्यूजेटिव फॉर्म में यूज करना है, तो हम यूज करते हैं whom का। और अगर हमें इसके पॉजिटिव केस में यूज करना है, तो हम पर्सन्स के लिए ज्यादातर whose का यूज करते हैं, और थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं ऑफ विच का, राइट। तो चलो अभी आपके पास 5 जो मैंने सेट ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको आप देखो, और इन 5 क्वेश्चंस में एक सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन का आप यूज कीजिए और इन दोनों ही सेंटेंसेस को कंबाइन करिए। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो मैं साथ ही साथ आपके ये सेंटेंसेस पढ़ती भी हूँ। आई सॉ अ बॉय, ही वॉज वेयरिंग अ टी शर्ट। तो आपको आई सॉ अ बॉय और दूसरा जो सेंटेंस है ही वॉज वेयरिंग अ टी शर्ट, इन दोनों को कंबाइन करना। और कंबाइन आप कैसे करोगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके। सेकेंड सेंटेंस है द लेडी इज माई मदर फुल स्टॉप शी इज कुकिंग फूड। अब इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को अगेन आपको कंबाइन करना है। थर्ड सेंटेंस है आई थैंक द नर्स फुल स्टॉप शी सेव्ड द कैट।
इन दोनों को अगेन आपको कंबाइन करना है। देन फोर्थ सेंटेंस, द इंसिडेंट वॉज वेरी इंस्पायरिंग फुल स्टॉप यू नैरेटेड इट टू मी। और ये क्या है, यहाँ पर भी दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं और इनको आपको कंबाइन करना है। देन फिफ्थ सेंटेंस, माई सिस्टर इज इन दिल्ली शी सेंट मी अ प्रेजेंट। अब इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को भी आपको कंबाइन करना है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके। सो बच्चों, आई होप जब तक मैं क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ रही थी आप लोगों ने इसको कंबाइन जरूर कर लिया होगा, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस। चलो एक बार हम इसका आंसर भी फटाफट टैली कर लेते हैं। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, उसको मैंने कंबाइन करके पहले क्वेश्चन में बनाया है, आई सॉ अ बॉय हु या फिर दैट वाज वेयरिंग अ टी शर्ट, राइट। अब मैंने आपको क्या बात बताई थी, दैट का यूज तो आप पर्सन के लिए भी कर सकते हो, थिंग के लिए भी कर सकते हो, लेकिन हु का यूज आप सिर्फ पर्सन के लिए कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा हो सही जाएगा। आई सॉ बॉय हु वाज वेयरिंग अ टी शर्ट, ये भी सही है। या फिर आपने लिखा आई सॉ बॉय दैट वाज वेयरिंग अ टी शर्ट, ये भी सही है। सेकेंड सेंटेंस, द लेडी हु इज कुकिंग फूड इज माई मदर। अगेन मैंने यहाँ पर हु का यूज इसलिए किया क्योंकि हम लेडी की बात कर रहे हैं, तो लेडी एक पर्सन की बात करें, इसलिए हमने यूज किया हु का। फिर मैंने लिखा आई थैंक द नर्स हु या दैट सेव द कैट। अगेन आप नर्स के लिए हु का यूज कर सकते हैं, पर्सन की बात करें या फिर दैट का भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आंसर लिखा, द इंसिडेंट विच यू नैरेटेड टू मी वॉज वेरी इंस्पायरिंग। द इंसिडेंट विच यू नैरेटेड टू मी वॉज वेरी इंस्पायरिंग। अभी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंट हम किसी, इसका मतलब किसी थिंग की बात कर रहे हैं ना जिसमें लाइफ नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, विच। My sister who is in Delhi sent me a present, या फिर my sister that is in Delhi sent me a present। यहाँ पे फिर से हमने पर्सन की बात की है, सिस्टर की बात की है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, हु। हमने हु का यूज किया, करेक्ट। तो आप इस तरह से इन आंसर्स को आई होप टैली आपने कर लिया होगा। साथ ही साथ ये जो सेंटेंसेस हैं इनको देखकर आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम हु का यूज या फिर दैट का यूज या विच का यूज कैसे करते हैं, तो आपको ये बात और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ लिया है, रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ लिया है, हु, विच, हुम और हुज के बीच के डिफरेंस को भी सीख लिया है और इनको कैसे यूज करते हैं ये भी जानकारी हो गई है। तो इससे पहले कि मैं ये सेशन एंड करूं, आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें हमारे क्लास को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी चल रही हैं उन सब के बारे में आपको टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहे। तो प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर इट। तो चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ किसी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड अगेन आई विल सी यू सून।